हेलो एवरीबॉडी। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, किस तरीके से काम करता है, इसके अंदर कौन कौन से लॉज होते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बोलूँ कि इलेक्ट्रिसिटी की इजीएस्ट डेफिनेशन क्या हो सकती है, तो इलेक्ट्रिसिटी को अगर हम देखें तो एक टाइप ऑफ एनर्जी है। ये इलेक्ट्रिसिटी मॉडर्न डेज की सबसे बड़ी एनर्जी का सोर्स आप बोल सकते हो, जो कि आपके घरों में इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ होने वाली एक टाइप ऑफ एनर्जी आप इलेक्ट्रिसिटी को बोल सकते हैं। क्लियर? क्योंकि आपके घर के अंदर आपको मोबाइल भी अगर चार्ज करना है तो आप इलेक्ट्रिसिटी से करते हो। फैक्ट्रीज़ के अंदर कोई मशीन चलनी है तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी आपका हर जगह पे रिक्वायरमेंट है। मॉडर्न डेज के अंदर आज हर जगह पे आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ही चाहिए। क्लियर? अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कहाँ से होती है? तो देखो, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कहीं ना कहीं एक शब्द छुपा हुआ है, इलेक्ट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, चार्ज वर्ड कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ने से पहले हम चार्ज, क्योंकि ये चार्ज का ही एक फ्लो होने का फॉर्म है, तो सबसे पहले हम चार्जेस को देख लेते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट में कितने तरीके के चार्जेस मौजूद हैं, प्रेजेंट में हैं। तो देखो, दो तरीके के चार्ज होते हैं। पहला होता है आपका यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम आपके एटम के अंदर प्रोटॉन के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज, जिसको हम इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। सबको पता है कि जो पॉजिटिवली चार्ज होता है उसको प्रोटॉन बोलते हैं, जो नेगेटिवली चार्ज होता है उसको हम नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्लियर? और अगर मैं आपसे बोलूँ कि जो चार्ज होता है, जैसे लेंथ को, डिस्टेंस को आप मीटर में मेज़र करते हो, कोई भी आपका वेट हो गया या फिर बोल दो कि मास हो गया, उसको आप केजी में आप मेज़र करते हो। जैसे आप दुकान पे जाते हो तो आप बोलते हो ना कि 2 kg 3 kg आप चीनी लेके आते हो, तो इनके जो मेज़रमेंट की यूनिट है वो केजी है, डिस्टेंस की मीटर या सेंटीमीटर है, किलोमीटर है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि चार्ज की यूनिट क्या होगी, चार्ज को कैसे मेज़र करेंगे, तो चार्ज की यूनिट करने के लिए हम यहाँ पे SI यूनिट यूज़ करते हैं, जिसकी यूनिट होती है कूलम्ब, COULOMB, कूलम्ब। और इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ तो कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चार्ज की यूनिट होती है कूलम्ब और कैपिटल C से रिप्रेजेंट किया जाता है। इतनी बात आपको याद रखनी है। समझ आ गई बात? तो यहाँ पे आपको याद रखनी है, इलेक्ट्रिसिटी कुछ नहीं होती। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है कि फ्लो ऑफ चार्जेस, मतलब चार्जेस का फ्लो करना। अब चार्जेस कितने तरीके के होते हैं? चार्जेस मैंने बता दिया आपको, दो तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। और जो चार्ज की जो SI यूनिट होती है वो कूलम्ब होती है, जो कि आपकी कैपिटल C से रिप्रेजेंट की जाती है। ये बातें आपको अभी बस इंट्रोडक्शन में याद रखनी है। आगे चलने से पहले एक बार एक काम आपको करना है, जस्ट हिट द सब्सक्राइब बटन। ओके? अगर आपने नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर आपने कर दिया है तो लाइक, शेयर और कमेंट कर देना। ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं, टॉपिक पे मूव करते हैं। ये सब चीज़ें तो आप करते रहोगे। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के अकॉर्डिंग दो तरीके के मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जिसमें फ्लो करती है उनको हम कंडक्टर्स बोलते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करते उनको हम इंसुलेटर्स बोलते हैं। कंडक्टर्स कौन होते हैं? जितने भी आपके मेटल्स होते हैं ना, सारे के सारे कंडक्टर्स होते हैं, और जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं सारे के सारे इंसुलेटर्स होते हैं। तो मैं यहाँ पे घुमा फिरा के ये बोल सकता हूँ कि कंडक्टर्स वो होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन या फिर चार्ज फ्लो कर सकता है, बह सकता है, उनको हम कंडक्टर्स बोलते हैं। जिनके अंदर चार्ज फ्लो नहीं कर सकता है उनको हम इंसुलेटर्स बोलते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी कि इंसुलेटर्स क्या होते हैं और कंडक्टर्स क्या होते हैं। तो कंडक्टर्स दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होने का मतलब है कि उनके अंदर चार्ज फ्लो कर सकता है। जिनके अंदर चार्ज फ्लो कर सकता है उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी तो अपने आप फ्लो करेगी। तो कौन कौन से ऐसी चीज़ हैं जिनके अंदर इजीली आपका इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा? तो जितने भी मेटल्स होते हैं, जैसे सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सारे कंडक्टर्स की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि इनके अंदर इजीली चार्ज फ्लो कर पाता है। लेकिन इंसुलेटर्स की कैटेगरी में कौन आता है? जिनके अंदर चार्ज का फ्लो नहीं हो पाता। अब मेरा सवाल आपसे है कि ये बताओ कि इंसुलेटर्स के अंदर चार्ज का फ्लो क्यों नहीं हो पाता है और कंडक्टर्स के अंदर चार्ज का फ्लो क्यों हो जाता है? ये मेरा क्वेश्चन आपसे है। आपको पॉज करनी है वीडियो, और वट एवर यू नो अबाउट दिस पॉइंट, आपको सिर्फ इसके बारे में एक ब्रीफ लिख देना है कि क्यों कंडक्टर्स फ्लो कर पाते हैं चार्ज को और इंसुलेटर्स फ्लो नहीं कर पाते हैं। तो आई होप आपने लिख दिया होगा। नीचे नहीं लिखा तो आप लिखो प्लीज़, इसी तरीके से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। अब देखो, अगर आपको नहीं पता कि कंडक्टर्स क्यों कर पाते हैं और इंसुलेटर्स क्यों नहीं कर पाते हैं, तो देखो ध्यान से, जितने भी कंडक्टर्स हैं वो सारे के सारे मेटल्स होते हैं, और मेटल्स की एक खास बात होती है कि इनके अंदर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब आप बोलोगे कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है भाई?
देखो फ्री इलेक्ट्रॉन का बेसिकली मतलब होता है कि जो आपका एटम होता है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा, और एटॉमिक स्ट्रक्चर में इस तरीके से क्या होते हैं, आपके ऑर्बिट्स होते हैं। और ऑर्बिट्स अगर मैं यहाँ पे मेटल का कोई भी किसी भी मेटल का ऑर्बिट बनाता हूँ, तो आपने देखा होगा कि लास्ट वाले ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन बोले जाते हैं। लेकिन नॉन मेटल के केस में अगर मैं यहाँ पे एटम का स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहने की बजाय इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये बाहर से लेता है। मतलब बोल सकते हो कि फ्लो होने के लिए कोई चार्ज ही उपलब्ध नहीं होता, किसमें, आपका इंसुलेटर्स में। इंसुलेटर्स डोंट हैव द फ्री चार्जेस। आप बोल सकते हो कि इंसुलेटर्स के अंदर कोई भी फ्री चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, और बहुत ही इजी बातें हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे एक चीज़ और आपको याद रखना है, जैसे मैंने नोट करके लिखी हुई है ये बात, द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन सब्सटेंस मेक इट कंडक्टर। देखो किसी भी चीज़ का, किसी भी मटेरियल का, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होना उसको कंडक्टर बना देता है, और नहीं होना उसको इंसुलेटर बना देता है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे ही आप ये चैप्टर पढ़ोगे, इस चैप्टर का पूरा जितने भी इस चैप्टर में क्वेश्चंस हो सकते हैं वो मैंने एक अलग वीडियो में बना रखा है, और उस वीडियो का लिंक आपको फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर ऊपर कार्ड आपको दिख रहा होगा, उस पर जाके आप देख सकते हो। लेकिन पहले ये कंप्लीट चैप्टर आपको देखना है, क्योंकि ये जब कंप्लीट चैप्टर आप देख लोगे तभी आपको उस तरफ मूव करना है, क्योंकि तभी आप क्वेश्चंस को कर पाओगे। देखो मेरा ऐसा मानना है कि अगर कोई भी स्टूडेंट 2 चीज़ें कर लेता है, एक तो कॉन्सेप्ट, क्या कर लेता है, अगर आप कॉन्सेप्ट पता है चैप्टर का, प्लस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQs कर लो, और थोड़े बहुत रिलेटेड क्वेश्चन उस चैप्टर के कर लेते हो आप। अगर क्वेश्चंस प्लस में कॉन्सेप्ट आपने कर लिया, पहले कॉन्सेप्ट किया फिर क्वेश्चंस किए, फिर एक बार और कॉन्सेप्ट कर लिया, बस, तो गारंटी है उस चैप्टर का एक भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। तो मैंने इस तरीके से आपको एक एक चीज़ बनाई हुई है, पहले मैं कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, फिर उसके बाद में यहाँ पे हम क्वेश्चंस करते हैं, और क्वेश्चंस करने के बाद जो क्वेश्चन से जो चीज़ आपने नहीं सीखी है उसको कॉन्सेप्ट में लिख लो, और कॉन्सेप्ट को एक बार पढ़ लो, बस। फिर एग्जाम में आपका एक भी सिंगल क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। तो मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चंस की वीडियो बनाई है उसका लिंक दिया हुआ है, पहले आपको ये पूरा चैप्टर देखना है, फिर आपको उस लिंक पे जाना है, ठीक है। और मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि जो क्वेश्चंस की जो सीरीज़ बनाऊँगा वो MCQ भी बनाऊँगा, और साथ साथ हम पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव भी बनाएंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव और MCQ दोनों तरीके के क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे। लेकिन इन क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ आपको चाहिए वो चाहिए भाई साहब, आपको कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, जो कि आप इस वीडियो से सीखोगे। तो चलिए पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं आपके। नेक्स्ट मूव करते हैं, यहाँ पे एक टर्म आती है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? देखो पोटेंशियल शब्द का मतलब होता है, अगर हिंदी में इसका मतलब देखूँ तो इसको बोलते हैं क्षमता। क्या बोलते हैं? क्षमता, क्षमता। पोटेंशियल शब्द का हिंदी में मतलब होता है क्षमता। क्या, कौन सी क्षमता? इलेक्ट्रिक क्षमता, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की क्षमता। ये किसकी पावर की बात करता है? ये पावर की बात करता है आपके बैटरी की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसकी पावर की बात करता है, किसकी क्षमता की बात करता है? आपकी बैटरी की पावर की, या आपके बैटरी के पोटेंशियल की बात करता है। कैसे? देखो ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होगी, देखो यहाँ पे, द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट। मतलब क्या है कि आपने यहाँ पे एक बहुत बड़ा वायर ले लिया, उस वायर को आपने किससे कनेक्ट कर दिया? एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया भाई, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, और बैटरी ने पुश किया किसी भी चार्ज को, और आपका जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो मूव करता है इधर। तो इन्होंने बोला है कि पॉजिटिव चार्ज को किसी भी पॉइंट से, इन्फिनिटी पॉइंट से, और किसी पर्टिकुलर दूसरे पॉइंट पे पहुंचाने में जो काम करना पड़े, मतलब मान लो ये एक पॉइंट मान लेता हूं मैं A, और ये पॉइंट मान लेता हूं मैं B। तो अगर बैटरी को, किसी भी इलेक्ट्रॉन को या चार्ज को A पॉइंट से और B पॉइंट तक पहुंचाने में जितना काम करना पड़ा, जितना वर्क करना पड़ा, उस वर्क को हम क्या बोलेंगे? उस वर्क को बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो वर्क पर यूनिट कूलाम्प। कूलाम्प मतलब चार्ज,
मतलब एक यूनिट चार्ज को मूव करने के लिए जितना काम करना पड़ेगा उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। बात समझ में आ गई। और इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं हम कैपिटल वी से। किससे? कैपिटल वी से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैपिटल वी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है वी ओ एल टी, वोल्ट ही इसकी यूनिट होती है। आपने सुना होगा कि इतने वोल्ट की बैटरी, इतने वोल्ट की बैटरी, आपने डिफरेंट डिफरेंट वोल्ट वाली बैटरी सुनी होंगी, है ना। देखो वोल्ट और वॉट दोनों में डिफरेंस होता है, हम आगे देखने वाले हैं। तो वर्क पर यूनिट कूलाम्ब इज नोन एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किसी चार्ज को किसी इन्फिनिटी पॉइंट से, किसी ए पॉइंट से किसी बी पॉइंट में मूव करने की जो ताकत होती है, जितना काम करना पड़ता है, उसको ही उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, किसकी? बैटरी की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। समझ में आ गई? इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। बहुत ईजी है, बहुत 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 ईजी है चैप्टर। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ आती है। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्लियर हो गया कि क्या होता है, व्हाट इज बेसिकली इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। व्हेन अ बैटरी इज पुशिंग द चार्जेस, जब कोई एक बैटरी किसी चार्ज को पुश करके या उसको ताकत लेके, उसको क्षमता देके किसी भी पॉइंट तक पहुंचाती है, उसको हम बोलते हैं उसका, उस बैटरी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तभी आपने देखा होगा कि जो बैटरीज आती हैं वो उन पे रेटिंग लिखी होती है कि ये बैटरी 20 वोल्ट की है, 30 वोल्ट की है, 40 वोल्ट की है, इस तरीके से उसके ऊपर रेटिंग लिखी होती है। तो वोल्टेज इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अगर मैं फॉर्मूला देखूँ तो क्या बना फॉर्मूला? तो वोल्टेज इज नथिंग बट वर्क डन कितना हुआ किसी भी एक यूनिट चार्ज पे, एक यूनिट चार्ज को मूव कराने में कितना काम करना पड़ा, उसको ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ में आ गई? और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसका होता है? बैटरी का होता है, या फिर ऐसी चीज़ जो कि इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स होती है। आगे चलते हैं, एक टर्म आती है जिसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें क्या डिफरेंस है, मतलब क्या होता क्या है इसमें? देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अभी अभी पढ़ा मैंने, तो मैं अभी एक सर्किट बना देता हूँ आपके सामने। यहाँ पे दोबारा से मैं एक सर्किट बना दिया मैंने, यहाँ पे बैटरी लगा दी और ये मैंने वायर लगा दिया, ठीक है। और जैसे ही मैंने बैटरी लगाई, ये नेगेटिव टर्मिनल मान लेते हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल मानते हैं। जैसे इसको मैं ऑन करूँगा इस सर्किट को, तो यहाँ पे चार्ज निकलना स्टार्ट करेगा, नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकल के भगेगा ना। जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, इधर मूव करेगा, तो देखो मैं बोलता हूँ कि ये कोई एक पॉइंट है जिसको मैंने बोला ए पॉइंट, और ये जो पॉइंट है इसको बोला मैंने बी पॉइंट। बैटरी का जो आपकी ये बैटरी है, ये बैटरी आपकी ए पॉइंट पे पहुंचाने में चार्जेस को कितना पोटेंशियल लगाती है, कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगाती है? मान लेते हैं V1 लगाती है, और बी पे पहुंचाने में लगाती है V2। क्लियर? अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ए और बी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, तो कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच का? V2 माइनस V1। मतलब आपका बी पे पहुंचाने में ज़्यादा पोटेंशियल लगेगा और ए पे पहुंचाने में कम लगेगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस आता है उसको ही बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। एवरीथिंग इज क्लियर? यस क्लियर। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये तो समझ आ गया, द डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ पोटेंशियल, मतलब 2 पॉइंट्स के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस को हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। अब दिमाग में आता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कौन सी मशीन से मेज़र किया जाता है? तो यहाँ पे होता है आपका वोल्ट मीटर। क्या होता है? वोल्ट मीटर। कैसा दिखाई देता है वोल्ट मीटर? वोल्ट मीटर आपका कुछ ऐसा, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर। तो इस पे हम देखते हैं, कैसे देखते हैं वोल्ट मीटर कैसे देखा जाता है। मैं दोबारा से सर्किट बना के बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो ये आपका बैटरी था, ये आपका सर्किट था। मैंने बोला कि इस ए पॉइंट और इस बी पॉइंट के बीच में आपको क्या बताना है? आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो हम क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बताने के लिए वोल्ट मीटर लेते हैं और एक वायर ए पे लगा देते हैं और एक वायर बी पे लगा देते हैं, और वोल्ट मीटर यहाँ पे आपको रीडिंग दे देता है। बेसिकली हम वोल्ट मीटर को कैसे लगाते हैं? हम पैरेलल लगाते हैं। मतलब पैरेलल का मतलब क्या है, अभी आप डिटेल में नहीं समझोगे, थोड़ा आगे जाएंगे तो पैरेलल और सीरीज में डिफरेंस समझोगे। बस इतना याद रखना है कि वोल्ट मीटर 2 पॉइंट्स पे जोड़ देते हैं, एक इस पे जोड़ दिया, एक इस पे जोड़ दिया, एक जो एंड है वो बी पे जोड़ दिया, एक एंड उसका ए पे जोड़ दिया, ए और बी पे जोड़ के यहाँ पे वोल्ट मीटर आपको रीडिंग दे देगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई? यस समझ में आ गई। वोल्ट मीटर ने रीडिंग दे दी, 2 पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस दे दिया।
अब हम वोल्टमीटर याद रखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस याद रखेंगे, ए और बी के बीच में डिफरेंस याद रखेंगे। अब हम आगे चलते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। देखो इलेक्ट्रिक करंट का मीनिंग क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर इस पे ही डिपेंड करता है बेसिकली। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम, मतलब क्या है कि ये कोई एक वायर है, क्या है आपका, तार है, कोई कॉपर का, एल्युमिनियम का, किसी भी मेटल का वायर है। इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन या फिर बोल दो कि चार्ज फ्लो कर रहा है, और चार्ज जो फ्लो कर रहा है वो पर यूनिट टाइम में कितना फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से रिप्रेजेंट कर देंगे, और पोटेंशियल डिफरेंस को वी से रिप्रेजेंट किया था। तो आई इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, है ना। तो चार्ज का फ्लो पर यूनिट टाइम में कितना हो रहा है, इसको हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई कि इलेक्ट्रिक करंट किसको बोला जाता है और किस तरीके से इसको मेजर करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है कि किसी भी मेटल के वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का, या फिर बोल दो कि किसी भी चार्ज का पर यूनिट टाइम में ज़्यादा चार्ज फ्लो होंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट होगा, कम चार्ज फ्लो होंगे तो कम उसका इलेक्ट्रिक करंट होगा। इतनी बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट है समझ में आना कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। इलेक्ट्रिक करंट आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, और क्यू अपॉन में टी इसका फॉर्मूला होता है। क्यू क्या होता है यहाँ पे, क्यू होता है आपका चार्ज, और टी होता है यहाँ पे आपका टाइम। और अगर मैं बोलूँ कि कौन सी यूनिट होती है, एसआई यूनिट क्या होती है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है जो एसआई यूनिट होती है वो होती है आपकी एम्पियर। क्या होती है, एम्पियर, AMPERE। एम्पियर से मेजर करते हैं कि कितना एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। वहाँ पे वोल्ट से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर कर रहे थे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर से मेजर करेंगे। और यहाँ पे Q अपॉन में T, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी, और कैपिटल ए इसका एसआई यूनिट, मतलब एम्पियर इसका एसआई यूनिट होता है। कैपिटल ए का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, एम्पियर होता है, AMPERE, एम्पियर। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि इलेक्ट्रिक करंट को किससे मेजर करेंगे, कौन सा डिवाइस होता है जिससे इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करेंगे। देखो अगर आपके पास में यहाँ पे क्या है, एक आपका मान लेते हैं सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट है। इलेक्ट्रिक सर्किट में जो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो तो पूरे में ही फ्लो इक्वली करेगा। तो यहाँ पे जो एमीटर होगा, क्या होगा, एमीटर, एमीटर, इस डिवाइस का क्या नाम होगा, एमीटर। जो एमीटर होगा वो कैसे लगाना पड़ेगा हमको, यहाँ पे बीच में, बीच में मतलब बिल्कुल वायर के एंड टू एंड पे लगाना पड़ेगा, 2 पॉइंट्स पे नहीं लगाना पड़ेगा, बीच में लगा देंगे सर्किट के। तो एमीटर कैसे लगता है, एमीटर सीरीज में लगता है। और पीछे हमने देखा था कि वोल्टमीटर कैसे लगता था, वोल्टमीटर पैरेलल में लगता था। बस ये डिफरेंस आपको याद रखना है। तो यहाँ पे एमीटर लगा के हम क्या रीडिंग ले लेंगे, इलेक्ट्रिक करंट की रीडिंग ले लेंगे। और इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी, और एम्पियर इसका क्या होता है, एसआई यूनिट होता है, और जो डिवाइस होता है उसका नाम होता है एमीटर। ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। क्लियर होगी बात, लेट्स मूव फर्दर। हाउ टू करंट फ्लो इन वायर, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई बहता ही कैसे है, जो करंट फ्लो कर रहा है वो किस डायरेक्शन में कैसे बह रहा है, समझाओ मुझे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 90% बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ध्यान से सुनना। देखो ये आपका एक वायर है, ये एक मैंने वायर लिया, ये आपका कोई एक सेल था या बैटरी थी। इसका नेगेटिव टर्मिनल ध्यान रखना हमेशा, जो सेल का छोटा वाला जो हिस्सा होता है ये नेगेटिव टर्मिनल को शो करता है, और जो बड़ा वाला हिस्सा होता है वो आपके पॉजिटिव टर्मिनल को शो करता है। ये पूरा का पूरा एक सर्किट था जिसमें इस पार्ट को, इस ए से लेके बी पार्ट को मैंने जूम कर दिया। तो जैसे जूम किया तो आपको पता है नेगेटिव टर्मिनल से क्या निकल के भगता है, इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इसको नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपने आप में नेगेटिवली चार्ज होता है। तो जहाँ से नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल निकल के जाता है उसको हम नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल के मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है। तो ये सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन को शो कर रहे हैं। दिस इज इलेक्ट्रॉन, दिस इज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये सारे इलेक्ट्रॉन को मूव करते हुए हम देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है भाई, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, माइनस से प्लस की तरफ भगता जा रहा है इलेक्ट्रॉन। लेकिन 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 बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कि सबको कंफ्यूजन होती है इसमें, जिधर इलेक्ट्रॉन जाता है ना उसके जस्ट ऑपोजिट, ध्यान से सुनना, उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट आपका जस्ट लेफ्ट साइड मूव करे, राइट साइड मूव करेगा। इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड जा रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट लेफ्ट साइड मूव करेगा। तो इलेक्ट्रिक करंट
किधर से किधर मूव करता है, पॉजिटिव से लेके, पॉजिटिव से मूव करना स्टार्ट करता है आपका इलेक्ट्रिक करंट और नेगेटिव की तरफ मूव करता है, नेगेटिव पे पहुंच जाता है। बात याद समझ में आ गई। और याद रखोगे कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो पॉजिटिव से स्टार्ट होता है, इनिशिएट होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिव से इनिशिएट होता है। बस दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भागते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ करता है। अब हम यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ देखने वाले हैं वो देखने वाला है इलेक्ट्रिक सर्किट। व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक सर्किट? दिस इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल थिंग्स। कुछ चीज़ों का कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर क्या क्या होना चाहिए। देखो, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर सबसे ज़रूरी जो चीज़ होनी चाहिए वो होनी चाहिए यहाँ पे सबसे पहले तो एक बैटरी होनी चाहिए जो कि क्या करे, इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करे। और एक होना चाहिए वायर सिस्टम जो कि क्या, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाए। और एक होना चाहिए यहाँ पे कंज्यूमर जो कि इलेक्ट्रिक करंट को कंज्यूम करे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि होना चाहिए स्विच जो कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रेगुलेट करे। तो 4 चीज़ें आपको याद रखनी है, बल्ब, वायर, बैटरी और स्विच। 4 चीज़ें, 1 2 3 एंड 4। चारों चीज़ें आपको लिख लेनी है। चारों चीज़ें इंपॉर्टेंट है किसी भी सर्किट को बताने के लिए। इसका मतलब है कि जो आपका स्विच है वो कैसा है, ऑफ है, ऑफ है। और इसका मतलब है कि आपका जो स्विच है वो कैसा है, ऑन फॉर्म में है। बस दोनों चीज़ याद रखनी है, ऑन एंड ऑफ फॉर्म में आपका स्विच इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। आगे बात करेंगे सर्किट के सिंबल्स के बारे में कि सर्किट के सिंबल्स को किस किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो देखिए, जो सर्किट का सिंबल होता है वो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट सिंबल है जो आपको याद रखना है वो मैं बता रहा हूँ, सिर्फ वही याद रखना है, उसके अलावा कोई भी सिंबल आपको याद नहीं रखना है। सबसे पहला जो सिंबल है आपको याद रखना है बैटरी। देखो, सबसे पहले सेल को याद रखोगे, जिसमें जो छोटा वाला होता है वो नेगेटिव को रिप्रेजेंट करता है, बड़ा वाला जो आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है वो पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है। बहुत सारे सेल मिला देते हैं तो हम उसको बैटरी बोलते हैं। 2 ये याद रखना है। उसके बाद वोल्ट मीटर को याद रखना है जिसको हम कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं, और एमीटर जो कि A से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके अलावा आप चाहो तो रेजिस्टेंस को याद रखो, और रेजिस्टेंस को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया था, जिगजैग लाइन से। जिगजैग लाइन से भी आप रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हो। तो बस आपको 1 2 3 4 और 5 सिंबल्स याद रखने हैं। 5 के अलावा कोई भी सिंबल आपको याद नहीं रखना है। ये सर्किट को दिखाने के सिंबल्स होते हैं। और बल्ब को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा इस तरीके से बल्ब बना सकते हो। क्लियर? लेट्स मूव फर्दर। अब यहाँ पे आते हैं, अभी जो चैप्टर है उसका हाफ तक हम पहुँच चुके हैं। अब हम पहुँचेंगे यहाँ पे ओम्स लॉ, जो कि थोड़ा सा कैलकुलेटिव और समझने वाली चीज़ है। ओम्स एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक लॉ दिया। क्या बोला ओम्स ने? ओम्स ने बोला कि देखो, बहुत ईजी सी बात बोली, बस इन्होंने बोली इसलिए लॉ बन गया। क्या बोला? मैं आपसे 2 सर्किट देता हूँ यहाँ पे। सर्किट नंबर ए, यहाँ पे एक ए सर्किट है, इसमें जो बैटरी लगी हुई है वो लगी हुई है आपकी 80 वॉट की। कितने की? 80 वोल्ट की। ठीक है, 80 वोल्ट। ठीक है, 80 वोल्ट की बैटरी है। और दूसरा जो सर्किट है बी, इसमें जो बैटरी लगी हुई है वो बोल देता हूं मैं 200 वोल्ट की लगी हुई है। ठीक है, 200 वोल्ट की लगी हुई है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, क्या क्वेश्चन है यहाँ पे? ये आपका इधर नेगेटिव होगा, इधर पॉजिटिव होगा। ये आपका 200 वोल्ट है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है कि आप मुझे बताओ कि जो आपका सर्किट ए है उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा कि सर्किट बी है उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा? दिस इज़ माय क्वेश्चन। यहाँ पे 80 वोल्ट मान लो या 8 वोल्ट मान लो, चलो 8 वोल्ट की बैटरी है यहाँ, और यहाँ पे 200 वोल्ट की बैटरी है। अब ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाओगे। 8 वोल्ट की बैटरी यहाँ पे ए में लगी हुई है और 200 वोल्ट की आपकी बी में लगी हुई है। पॉज द वीडियो राइट नाउ और नीचे लिखना है आपको कि किस में ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, मतलब चार्ज ज़्यादा किस में फ्लो होगा, ए में कि बी में? बताओ। पॉज द वीडियो राइट नाउ और नीचे लिखना ही लिखना है। आई होप आपने लिख दिया होगा। देखो, जिसने भी लिखा है बी कि बी में ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, वो बिल्कुल एब्सोल्युटली 100% सही जवाब है। बिल्कुल 100% सही जवाब। क्यों भाई? जितनी बड़ी बैटरी लोगे उतना ज़्यादा करंट फ्लो होगा ना, इसमें कौन सी सोचने वाली बात है? जितना ज़्यादा पावर सप्लाई उतना ज़्यादा पावर फ्लो होगा। तो यही चीज़ ओम्स ने अपने लॉ में बोला था। क्या बोला था? उन्होंने बोला था कि अगर टेम्परेचर किसी भी
एटमॉस्फेयर का, किसी भी एनवायरनमेंट का कांस्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज ऑफ द सर्किट के। मतलब वोल्टेज बढ़ाओगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, मतलब वोल्टेज को आप बढ़ाते जाओगे, बैटरी को इंक्रीज करते जाओगे, तो सर्किट के अंदर जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है वो भी इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन हम इसको V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I में तो छोड़ नहीं सकते, तो हम इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट लगाते हैं। अब सबके दिमाग में आता होगा यार कांस्टेंट क्यों लगाते हैं, तो देखो हमको इसको एक मैथमेटिकल फॉर्म में लेके आना है, इसलिए यहाँ पे इस प्रोपोर्शनल के साइन को रिमूव करना होता है। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट लगेगा, जो किसी भी वायर का कांस्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है उसका रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे लगेगा V इज इक्वल टू R एज अ कांस्टेंट और I एज इट इज, यहाँ पे लग गया। क्लियर होगी बात। तो ये आपका आ जाता है ओम्स लॉ का फॉर्मूला। क्या आ जाता है? V इज इक्वल टू IR या RI। ठीक है, तो ये आपका ओम्स लॉ आ गया। यहाँ पे एक नई चीज़ आई है, हमको पता है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में सब कुछ पता है, वोल्टेज के बारे में हमें सब कुछ पता है, लेकिन रेजिस्टेंस के बारे में हमें नया सीखना पड़ेगा कि रेजिस्टेंस क्या है, क्या बीमारी है, किस तरीके से इसको डील करना है। तो देखो जो रेजिस्टेंस है ना, उसको आप ऐसे याद रखो, V अपॉन में I लिख सकता हूँ मैं, V अपॉन में I इज इक्वल टू R लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने V अपॉन में I लिख दिया। और जो रेजिस्टेंस होती है उसकी जो यूनिट होती है वो होती है, क्या होती है? OHM, ओम लिख दो या फिर इस साइन से रिप्रेजेंट कर दो, इस साइन से। ओम इसकी यूनिट होती है, ऐसा यूनिट, या फिर इस साइन से रिप्रेजेंट कर दो। ध्यान से देखो, इसकी यूनिट को देखो, क्योंकि इसकी यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट है। या तो इस साइन से रिप्रेजेंट कर दो या फिर ओम लिख दो, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है। दिस इज द कांस्टेंट फॉर अ वायर। एक तार के लिए चाहे आप कितना भी बड़ी बैटरी लगाओ, लेकिन जो उसका रेजिस्टेंस होगा वो तो कांस्टेंट ही रहेगा। चाहे कितनी छोटी आप बैटरी लगाओ, जो आप उसका रेजिस्टेंस रहेगा वो तो कांस्टेंट ही रहने वाला है। समझ में आती है बात? जी हाँ, समझ में आती है। अब यहाँ पे कुछ बात आपको याद रखनी है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि रेजिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं, किसी भी कंडक्टर के रेजिस्टेंस को बढ़ाते या घटाते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ता और बढ़ सकता है या घट सकता है। सबसे पहला है आपका लेंथ। देखो लेंथ कैसे बढ़ाता है घटाता है, ये देखना है। लेंथ से, वायर की लेंथ अगर बड़ी होगी, किसी वायर की लेंथ अगर ज़्यादा बड़ी होगी तो उसमें रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि R जो आपका रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ वायर के। बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। दूसरी कौन सी चीज़ है? क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब आपके वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना ज़्यादा उतना रेजिस्टेंस कम। तो यहाँ पे बोल सकते हैं हम एरिया इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। दिस इज द लेंथ ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना बड़ी लेंथ का वायर उतना ज़्यादा उसमें रेजिस्टेंस, जितना ज़्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है? देखो ये आपका कोई वायर है, ठीक है, ये कोई आपका वायर है, और वायर का ये वाला जो एरिया होता है ना, दिस एरिया इज कॉल्ड द क्रॉस सेक्शन एरिया, CS, क्रॉस सेक्शन एरिया। समझ में आ गई बात? तो जितना ज़्यादा मोटा वायर होगा उतना कम उसमें रेजिस्टेंस होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आगे चलते हैं, नेचर ऑफ मटेरियल। क्या आप जो मटेरियल यूज़ कर रहे हो किस तरीके का मटेरियल यूज़ कर रहे हो। अगर आप बहुत घटिया मटेरियल यूज़ कर रहे हो तो उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा। अगर आप सिल्वर के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा रहे हो तो उसका मटेरियल का क्वालिटी अच्छी होने की वजह से उसमें बहुत कम आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, मतलब कि आपका एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कितना है। अगर ज़्यादा टेम्परेचर है तो ज़्यादा रेजिस्टिविटी होती है। ये अभी हम फ्यूचर में थोड़ी देर में देखने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में। अब यहाँ पे एक नई चीज़ निकल के आती है जिसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस कैन बी चेंज बट रेजिस्टिविटी फॉर अ मटीरियल कैन नॉट बी चेंज। रेजिस्टेंस अभी मैंने बोला था बदल नहीं सकता, लेकिन दो चीज़ों पे वो बदल सकता है, मैंने बता दिया। लेकिन कौन सी ऐसी चीज़ है जो सब में कांस्टेंट ही रहने वाली है? तो उसका नाम है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी कभी भी नहीं बदलेगी। रेजिस्टिविटी कुछ भी हो जाए, रेजिस्टिविटी नहीं बदलेगी। तो रेजिस्टिविटी क्या होती है? तो रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के फैक्टर्स से ही निकल के आती है। आपको मैंने अभी बताया था कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। समझाया था ना मैंने अभी? ओके, ठीक है।
तो अगर इन दोनों चीज़ों को मैं मिला के लिखता हूँ तो क्या लिखूँगा, R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन में A, ये लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। उसके साथ में अगर मुझे प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है तो यहाँ पे मुझे एक साइन लगाना होगा, R इज़ डायरेक्ट इक्वल टू रो, और जो ये रो लिखा है मैंने P जैसा, इसको रो बोलते हैं, ROH है ना, रो, ये एक कांस्टेंट है और इसको ही हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो रेजिस्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय रो, और L एज इट इज और A एज इट इज। अब आपसे कोई पूछे कि रेजिस्टिविटी, इसको तो रेजिस्टेंस बोलते हैं R को, और रो को बोलते हैं रेजिस्टिविटी, याद रखना है, रो को बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्लियर? ओके। अब अगर मैं बोलूँ कि रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला निकालो तो निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे? R इंटू में A डिवाइडेड बाई L इज इक्वल टू रो। क्लियर होगी बात? बहुत ईजी है। अगर इसका मैं ऐसा यूनिट निकालूँ तो ऐसा यूनिट क्या होगी? देखो, R की ऐसा यूनिट क्या होती है? R की ऐसा यूनिट क्या होती है? R की ऐसा यूनिट होती है आपकी ओम, ये मैंने साइन लगा दिया। और एरिया की ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। और लेंथ किससे मेजर की जाती है? मीटर में। तो यहाँ पे मीटर से और मीटर स्क्वायर से 1 मीटर कट गया, बचा कितना? ओम इंटू मीटर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ओम इंटू मीटर आपका रेजिस्टिविटी का, ओम इंटू मीटर रेजिस्टिविटी का क्या हो गया? ओम इंटू मीटर, यहाँ पे रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट हो गया। बात समझ में आ गई होगी? यस, समझ में आ गई है। तो ये आपको याद रखना है, रेजिस्टिविटी जो होती है वो एक प्रॉपर्टी है, करेक्टरिस्टिक्स है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप पॉज करना, इस क्वेश्चन को ट्राई करना। ऐसा क्वेश्चन आता ही आता है, अगर थोड़ा सा भी पेपर हार्ड बन जाता है तो ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। क्या बोला है कि 6 ओम रेजिस्टेंस एक वायर का है जिसको हमने डबल कर दिया फोल्ड करके। कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बाय द वे। ठीक है, क्या बोला है कि एक वायर है, एक वायर है, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 6 ओम है। क्लियर? ओके। इसका रेजिस्टेंस 6 ओम था और इसको मैंने फोल्ड कर दिया। क्या कर दिया? फोल्ड कर दिया। मतलब पहले ये ऐसे था, अभी ये कुछ आधा रह गया और कुछ ऐसे बन गया। करेक्ट? कुछ ऐसे बन गया, फोल्ड कर दिया इसको मैंने। तो इसका जो क्रॉस सेक्शन है एरिया वो तो हो गया डबल। पहले इसका एरिया A था और लेंथ थी L। अब लेंथ रह गई इसकी L/2 और एरिया हो गया 2A। कितना हो गया? 2A। तो ये आपको याद रखना है। लेंथ हो गई, लेंथ जो थी L थी वो हो गई L/2, L/2 हो गई लेंथ, और एरिया हो गया 2A। आपको जो 2A और L/2 जो हुआ है उसका आपको क्या निकालना है? उसका निकालना है नया रेजिस्टेंस। तो कैसे निकालेंगे? आपको मैंने बताया कि ये दोनों की एक बात तो सेम रहने वाली है। क्या? रेजिस्टिविटी। तो आप बोल सकते हो रेजिस्टिविटी विल बी इक्वल फॉर 1 and 2। दूसरी कंडीशन में, पहली कंडीशन में। और रेजिस्टिविटी का मैंने अभी अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था, RA अपॉन में L। तो यहाँ पे लिख सकते हैं R1 L1 अपॉन में A1। पहले वाले का रेजिस्टेंस, लेंथ और एरिया। दूसरे वाले का जो R है वो आपको निकालना है, तो R2 आपको निकालना है। और L जो 2 होगा वो L1 का हाफ होगा ना, बिल्कुल L1/2 होगा। और जो एरिया होगा वो पहले वाले का A1 का कितना होगा? 2A1 होगा, बिल्कुल होगा। बस हो गया क्वेश्चन, समझो क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे आपको पता है कि जो R1 की वैल्यू है वो कितनी है? 6 है। R1 की वैल्यू कितनी है? 6 है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 6। और L1 कितना है? L1 तो L1 ही रहने दो, अपॉन में A1 को A1 रहने दो, इज इक्वल टू R2 मुझे निकालना है। और L1 को L1 रहने दो, और जो 2 है वो 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 4A1 हो जाएगा। और A1 से ये A1 कैंसिल, L1 से ये L1 कैंसिल। अब यहाँ पे आपका आता है नेक्स्ट पार्ट। अब यहाँ पे आता है आपका नेक्स्ट पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 यहाँ पे आपका बच गया, या और यहाँ पे बच गया आपका R2। क्या बच गया? R2 यहाँ पे बच गया, अपॉन में नीचे क्या बच गया आपका? 4। क्लियर? और अब जो 4 होगा वो मल्टीप्लाई होगा, जो कि बनाएगा आपका 24, और जो कि रेजिस्टेंस इन सेकेंड कंडीशन विल बी 24। क्लियर? तो दिस विल बी योर आंसर। आई होप यू गॉट द पॉइंट
कि 24 कैसे आया। कुछ नहीं करना था, आपको जो पुराना रेजिस्टेंस था वो मैंने यहाँ पे एज इट इज़ रख दिया, और जो नया रेजिस्टेंस है वो निकाला है, मतलब R2 की वैल्यू निकाल ली है। R1 जो होता वो आपको 6 दिया हुआ था, और L1 जो था वो L/2 के बराबर हो गया था, और एरिया जो था वो डबल हो गया था। लेट्स मूव फर्दर, आगे मूव करते हैं। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस जो होते हैं, जो रेजिस्टेंस होते हैं वो किस तरीके से अरेंज किए जाते हैं किसी भी एक कॉम्बिनेशन में या किसी भी एक सर्किट के अंदर। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब देखो ध्यान से कैसे हम इसको अरेंज करेंगे, होता क्या है रेजिस्टेंस, किस तरीके से सीरीज, किस तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशंस काम करते हैं। तो एक सर्किट समझाता हूँ मैं आपको यहाँ पे। तो ये आपका क्या है, ये आपका मान लेते हैं बैटरी है, ये आपकी बैटरी है। यहाँ पे आपका एक रेजिस्टेंस आया और यहाँ पे आपका दूसरा रेजिस्टेंस। ये क्या है, ये रेजिस्टेंस होता क्या है ना, एक बहुत बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में रेजिस्टेंस होता है क्या। देखो आराम से आपकी इलेक्ट्रिसिटी मूव कर रही थी, आराम से आपने बीच में कूलर लगा दिया, आपने बीच में यहाँ पे फैन लगा दिया, तो जो रुकावट आई ना आपके रास्ते में, किसके रास्ते में, इलेक्ट्रिसिटी के रास्ते में, उस रुकावट को ही हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे मान लो आपने फैन लगा दिया और जस्ट उसी वायर के आगे यहाँ पे आपने कूलर लगा दिया, एसी लगा दिया, बल्ब लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, तो ये दोनों क्या हो गए, रेजिस्टेंस हो गए इस सर्किट के। तो यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस जो सीरीज में होते हैं वो किस तरीके से अरेंज किए जाते हैं। तो जब सीरीज की बात हो तो उसका मतलब है कंटिन्यूटी, मतलब जो रेजिस्टेंस R1 है उसके जस्ट साथ में ही आपको यहाँ पे R2 मिले, उसके आगे ही अगर मैं यहाँ पे R3 लगा दूँ तो उसको बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसमें क्या खास बात होती है, अगर मुझे इस सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस निकालना है ना, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे रेजिस्टेंस 1 प्लस में रेजिस्टेंस 2 को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, सिंपली जैसे ऐड करते हैं। क्लियर, तो मुझे यहाँ पे इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा। क्लियर होती है बात। लेकिन मैं अगर बात करूँ पैरेलल कंडीशन में, अगर मैं बात करूँ रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन की, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा होता है। देखो एक रेजिस्टेंस जिसको आप बोल सकते हो R1 रेजिस्टेंस, ठीक है, दूसरा रेजिस्टेंस जिसको आप बोल सकते हो R2 रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस जिसको आप बोल सकते हो R3 रेजिस्टेंस। समझ में आती है बात, बिल्कुल समझ में। तो इसको बोल सकता हूँ मैं R1 बोल दो, इसको R3 बोल दो, इसको R2 बोल दो। तो यहाँ पे अगर मैं इसको एक बैटरी से कनेक्ट करता हूँ, अगर मैं इसको यहाँ पे बैटरी से कनेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे अगर मुझे इस सर्किट के अंदर टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो यहाँ पे निकलेगा R टोटल इज इक्वल टू 1 में R1 प्लस में 1 में R2 प्लस में 1 में R3। क्लियर होगी बात, ओके। अब यहाँ पे हम इस तरीके से निकालते हैं जब पैरेलल कंडीशन आती है। तो पैरेलल और सीरीज में कंफ्यूजन जो थी वो समझ में आ गई कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए पैरेलल में इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं, और सीरीज में जस्ट हम सिंपल जैसे ऐड करते हैं वैसे ऐड कर देते हैं। क्लियर होगी बात, ओके। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, लेकिन मैं उससे पहले एक चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ। अगर आपके सर्किट के अंदर दोनों ही तरीके से आ जाए, एक ये दूसरा ये, और उसके बाद पैरेलल में आ जाए, तो उस कंडीशन में क्या करोगे, है ना, इन दिस कंडीशन व्हाट यू विल यू डू। अगर यहाँ पे पैरेलल भी आ जाए, कॉम्बिनेशन भी आ जाए, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। यहाँ पे मान लो ये R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका R3 है, ये आपका R4 है, R5 है। तो अब इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाएगा, है ना, दिस इज ऑल्सो अ पॉइंट कि किस तरीके से इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। कुछ नहीं करना है, पहले जो पैरेलल में होता है उसको सॉल्व करते हैं। तो पहले इसका टोटल निकालते हैं, कैसे, RT इज इक्वल टू 1 में R3, 1 में R4, 1 में R5। क्लियर, जो टोटल रेजिस्टेंस निकलेगा उसको जस्ट सीरीज वाले की तरह कंसिडर करके ऐड कर देंगे, दिस प्लस दिस प्लस दिस, तीनों को हम ऐड कर देंगे और उसके बाद में हमारे पास यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगा। सिंपल, वेरी सिंपल, ओके। अब हम बात करेंगे यहाँ पे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट की। डोमेस्टिक मतलब घरों के अंदर जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है वो किस तरीके से अरेंज होता है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको पॉज करना है वीडियो और आंसर देना है कि जो घरों में कॉम्बिनेशन होता है वो क्या सीरीज में होता है या पैरेलल में होता है,
ये दोनों में होता है, सीरीज या पैरेलल दोनों में मिलके होता है। पॉज द वीडियो और नीचे कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है। तो आपने जो भी आंसर लिखा हो तो ध्यान से सुनो। जो घरों में जो आपका कॉम्बिनेशन होता है वो आपका कैसे होता है, पैरेलल होता है। क्यों भाई पैरेलल क्यों होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन की एक खास बात होती है क्या, कि आपने देखो ध्यान से, आपने अगर इसको ब्रेक कर दिया, इस कनेक्शन को, मतलब इस रेजिस्टेंस को आपने नहीं चलाना चाहा, ये फैन था इसको नहीं चलाना चाहे, तो बाकी जो चीज़ें हैं वो चलती रहेंगी। लेकिन सीरीज़ में ऐसा नहीं होता, अगर आपने इसको ब्रेक कर दिया तो ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा। इसलिए जो घरों में होता है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। याद रखना हमेशा घरों में पैरेलल कॉम्बिनेशन में चीज़ें लगी होती हैं। जो घरों में वायर आता है वो एक लाइव वायर होता है जो कि रेड कलर का होता है, और जो दूसरा वायर होता है वो आपका न्यूट्रल वायर होता है, और तीसरा जो वायर होता है ग्रीन कलर का वो होता है आपका यहाँ पे अर्थ वायर। अर्थ वायर क्या काम करता है, जितना भी बॉडी के ऊपर, कौन सी बॉडी, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, मतलब कूलर की बॉडी के ऊपर जो करंट आएगा उसको एब्जॉर्व करके अर्थ के अंदर डाल देता है। बस इतना सा आपको याद रखना है, इसमें ज़्यादा नहीं याद रखना। अब यहाँ पे हम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पूरे चैप्टर का, जिसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक पावर। आपने अभी तक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में सुना था और मैंने उसकी यूनिट भी बताई थी, क्या बताई थी, वोल्ट। लेकिन इलेक्ट्रिक पावर, पावर की यूनिट होती है WAT। क्या बोलेंगे इसको, वॉट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वॉट। देखो पावर का मतलब क्या होता है, तो पावर का मतलब आपको मैंने बताया था कि वर्क पर यूनिट टाइम। तो पावर इज नथिंग बट किसी काम को किसी टाइम के अंदर कर लेना, किसी पर्टिकुलर कितने टाइम के, यूनिट टाइम के अंदर आप कितना काम कर पा रहे हो। ज़्यादा कर पा रहे हो आप ज़्यादा पावरफुल हो, कम कर पा रहे हो तो आप कम पावरफुल हो। तो इलेक्ट्रिसिटी अगर किसी काम को पर यूनिट टाइम में जितना कर पाती है उतना उसके अंदर पावर होता है। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई। लेकिन यहाँ पे W और T तो ये तो मैकेनिकल टर्म्स हो गई, तो इलेक्ट्रिक टर्म्स कैसे हम इसको कन्वर्ट करेंगे, बहुत ईजी है। हमने एक W वाला फॉर्मूला देखा था, याद करो कौन सा फॉर्मूला था, W वाला। हमने वहाँ पे फॉर्मूला देखा था, वहाँ पे हमने देखा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। क्या फॉर्मूला देखा था, हमने देखा था V इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट कूलाम्प, देखा था ना। तो W की जगह मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ V इंटू Q, बिल्कुल लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू W। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे जो W है उसकी जगह हम लिख सकते हैं वोल्टेज इंटू चार्ज अपॉन में टाइम, और यहाँ पे जो Q अपॉन में T आया है, Q मतलब चार्ज पर यूनिट टाइम फ्लो होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हम उसको इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा P इज इक्वल टू V इंटू आई, मतलब इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आ गई बात। तो एक फॉर्मूला यहाँ पे निकल के आ गया, पावर का एक फॉर्मूला, याद रखना दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले आप बना सकते हो। दूसरा फॉर्मूले पे चलते हैं। हाँ, दूसरा फॉर्मूला हम कैसे ले सकते हैं, दूसरा फॉर्मूला लेने के लिए हम यूज़ करेंगे ओम्स लॉ का, जो कि क्या था, V इज इक्वल टू आई इंटू में R। यही फॉर्मूला था, एग्जैक्टली यही था। इसका यूज़ करके हम यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला निकाल सकते हैं। हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, हम I की जगह रिप्लेस कर सकते हैं V अपॉन में R। ठीक है, तो V अपॉन में R I की जगह रखूँगा मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे बनेगा P इज इक्वल टू V इंटू V अपॉन में R, जो कि बनेगा क्या, V स्क्वायर अपॉन में कैपिटल R। क्लियर हो गई बात। दूसरा फॉर्मूला बन गया, ये आप बोल सकते हो दिस इज द सेकेंड फॉर्मूला। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आपको मॉडिफाई करना है फॉर्मूला, बस बनाना सीखना है। अभी हमने I को हटाया था, और अगर मैं चाहता इसी फर्स्ट फॉर्मूले में, तो यहाँ पे मैं V को भी हटा सकता था, और V को हटा के क्या लिख सकता था मैं, I इंटू R। तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे I इंटू R। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँगा P इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर मैं I R इंटू I लिखूँगा तो यहाँ पे क्या बन के आ जाएगा, तो यहाँ पे बन के आ जाएगा I स्क्वायर R बन के आ जाएगा। क्लियर। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया थर्ड, किसका, पावर का। समझ में आ गई। तो ये दिस इज द थर्ड फॉर्मूला। तो पावर के कितने फॉर्मूलाज हो गए, यहाँ पे आपके 3 फॉर्मूलाज तो आपको आंखों के सामने दिख रहे हैं। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मूले हैं, बस इनको याद रखना। एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्या बोला है क्वेश्चन ने बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वोल्ट, मतलब 220 वोल्ट और 100 वोल्ट। एक बल्ब है जिस पे लिखा हुआ है
200 मतलब उसकी जो वोल्टेज है वो यहाँ पे लिखी हुई है कितनी 220 V, और जो पावर है वो लिखी हुई है यहाँ पे 100 W। ठीक है, आगे क्या बोला है, व्हेन इट इज कनेक्टेड ऑन 110 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट होता है, तो ये बताओ कितना पावर कंज्यूम करेगा। तो बल्ब जो है उसका बोला है कि अगर ये 220 वोल्टेज में कनेक्ट होता है तो ये 100 वॉट पावर कंज्यूम करता है। और पूछा है कि ये बताओ अगर मैं इसकी वोल्टेज को 220 से हटा के 110 कर दूंगा तो ये कितनी पावर कंज्यूम करेगा, ये पूछा है। तो एक चीज़ तो कॉमन रहने वाली है, कौन सी चीज़ कॉमन रहने वाली है, यहाँ पे पावर निकालना है, और एक चीज़ उस बल्ब की कभी चेंज नहीं होगी जो कि होगा रेजिस्टेंस। तो मैं इन दोनों की मदद से उस बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल सकता हूँ, जो कि क्या फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का। हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, हम यहाँ पे पावर का कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, देखो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे दिस सेकेंड फॉर्मूला, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में R। ठीक है, तो यहाँ पे यूज़ करेंगे P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में R। क्लियर, क्योंकि रेजिस्टेंस पहले भी उतना ही रहेगा बल्ब का और बाद में भी उतना ही रहेगा, रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट वैल्यू। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या निकल के आ जाएगा, रेजिस्टेंस विल बी वी स्क्वायर अपॉन में P। ठीक है, और V की वैल्यू कितनी है जी, V की वैल्यू यहाँ पे है 220, इसका स्क्वायर अपॉन में आपका P की वैल्यू कितनी है, पावर की वैल्यू, इन दिस कंडीशन पावर इज 100। और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास में यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आने वाली है वो है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 484, कितना 484, इतना तो सॉल्व कर सकते हो आप। क्या, ओम मतलब रेजिस्टेंस। तो जो बल्ब था उसकी जो रेजिस्टेंस है वो इस कंडीशन में और इस कंडीशन में, तो मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस लिख सकता हूँ कितना 484 लिख सकता हूँ ओम। क्लियर होगी बात। तो अब आपको यहाँ पे V दिया हुआ है और R दिया हुआ है और P निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं, देखो PVR वाला कोई फॉर्मूला है, तो एग्जैक्टली यही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इस फॉर्मूले को यूज़ करके क्या निकाल सकते हो, यहाँ पे पावर निकाल सकते हो। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V स्क्वायर अपॉन में R, और यहाँ पे आपका वोल्टेज क्या है, वोल्टेज है 110 का स्क्वायर अपॉन में R, रेजिस्टेंस क्या है 484। क्लियर होगी बात, ओके। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आने वाली है, ये आंसर आएगा आपका 24 वॉट, मतलब दिस वैल्यू विल बी 25, है ना, 25 ऑलमोस्ट 25 वॉट। यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस इज 25 W, कैपिटल W। तो ये आपका आंसर आ गया। क्लियर हो गई इतनी बात। तो अगर आप वोल्टेज 110 यूज़ करते हो, रेजिस्टेंस 484 यूज़ करते हो, तो आपकी जो वैल्यू आने वाली है पावर की वो आने वाली है 25 वॉट। समझ में आ गई बात, ओके। तो रेजिस्टेंस निकालना, क्योंकि रेजिस्टेंस विल नॉट बी चेंज। अब हम यहाँ पे देखेंगे एक इंपॉर्टेंट टर्म जो कि है आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब होता है, देखो क्या होता है, आपको पता है पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वर्क पर यूनिट टाइम। और अगर मैं बोलूँ कि पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करने पे वर्क आता है, तो जो वर्क होता है वही क्या होता है कि कितनी वर्क में ही तो एनर्जी लगती है, वर्क में ही एनर्जी छुपी होती है। आप बोल सकते हो कि हिडन चीज़ होती है एनर्जी, वर्क में ही एनर्जी छुपी हुई है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो ई, ये क्या है ई एनर्जी, और पावर इनटू में टाइम यहाँ पे आपका आ गया। तो यहाँ पे एनर्जी का जो फॉर्मूला निकल के आया है वो क्या निकल के आया है, पावर इनटू में टाइम। और यहाँ पे इसकी यूनिट क्या होती है, जूल होती है। क्या होती है, जूल होती है, जिसको कैपिटल J से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। अब क्या यही फॉर्मूला यूज़ करना है सिर्फ, नहीं, देर आर लॉट ऑफ फॉर्मूलाज। तो मैं एक फेमस फॉर्मूला आपको बता देता हूँ, P इंटू टी। और पावर का बहुत सारे फॉर्मूले में से एक फॉर्मूला आपको यूज़ करना है पावर का, I स्क्वायर R, और ये आपका T मल्टीप्लाई बाय T। तो यहाँ पे जो आपका एनर्जी का फॉर्मूला निकल के आया जो कि बड़ा फेमस है वो है I स्क्वायर RT। ठीक है, ये हीट एनर्जी के लिए भी चल जाता है, ये आपका हर तरीके की एनर्जी के लिए यहाँ पे वैल्यूएबल है। तो आपको ये फॉर्मूलाज याद रखना है, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं एनर्जी के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, देखो एक होता है 1 जूल,
और एक होता है 1 किलो जूल, और किलो जूल का मतलब होता है, किलो शब्द का मतलब होता है 1000 जूल। बस ये दो बातें आपको याद रखनी है एनर्जी से रिलेटेड, तो यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं। आगे देखते हैं हम कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। मतलब कमर्शियल यूनिट मतलब क्या है, आपके घरों में जो बिल आता है ना उसको बोलते हैं कमर्शियल यूनिट। अब आपने सोचा होगा कि जैसे ही बिल आता है घर वाले पूछते हैं कितना यूनिट आया है, तो यूनिट का मतलब समझाता हूँ। तो एक यूनिट का जो मतलब होता है ना वो क्या होता है, एक यूनिट का जो मतलब होता है वो होता है जी भाई साहब आपका 1 किलोवाट आवर। किलो वोट, डब्ल्यू वाला वोट, मतलब यहाँ पे लिख सकते हो 1 kWh। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हो 1 kWh। इसका और डिटेल में समझाओ, देखो और डिटेल में समझते हैं इसको। 1 kWh का मतलब है कि आपने 1000 वोट का कोई भी बल्ब अगर 1 घंटे के लिए चलाया तो आपकी बिजली के मीटर में कितना आ जाएगा, 1 यूनिट आ जाएगा। बस समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात, ये आपको समझना है। 1 किलोवाट का मतलब है 1000 वोट अगर आपने 1 घंटे के लिए चलाया तो 1 यूनिट आपकी बिजली के रीडिंग में आ जाएगा। समझ में आ गई? ओके। नेक्स्ट हम इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि बड़ा फेमस क्वेश्चन होता है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या बोला है यहाँ पे, यहाँ पे बोला है एन बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट और 100 वोट, व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस। सबसे पहले तो बोला है कि इसका रेजिस्टेंस निकाल दो, तो यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस निकाल देते हैं जो कि आपको V इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, V इज इक्वल टू 220 V मतलब वोल्ट। पावर कितना दिया हुआ है इसका, इस बल्ब का जो पावर दिया हुआ है 100 दिया हुआ है, 100 वॉट। क्लियर। और आपको यहाँ पे निकालना क्या है, आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रेजिस्टेंस, जो कि आपका सीधा सा फॉर्मूला आता है क्या, P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन में R। और इसको ही कन्वर्ट करके हम निकाल सकते हैं यहाँ पे R की वैल्यू क्या होती है, R इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन में P होती है, जो कि क्या होती है यहाँ पे 220 मतलब 220 का स्क्वायर अपॉन में रेजिस्टेंस कितना होगा यहाँ पे, या फिर पावर कितनी है यहाँ पे 100। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 484, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह 484 ओम आ गया। पहला क्वेश्चन तो हो गया। बोला है कि 5 सच बल्ब बर्न फॉर 4 आवर्स, मतलब ऐसे 5 बल्ब 4 घंटे के लिए जलते हैं। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ रेट इफ द 4.60 रुपीज़ पर यूनिट। 1 यूनिट का अगर 4.60 पैसा है तो कितना पैसा आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी जो कंज्यूम हुई है उसका फॉर्मूला देखते हैं। तो E इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया था यहाँ पे सीधा आप पुट कर सकते हो पावर इनटू में टाइम कितना कंज्यूम हो रहा है। तो पावर कितना है भैया, पावर है 100 यहाँ पे, और कितने टाइम के लिए, 4 आवर्स के लिए। तो आपका कितना आ गया यहाँ पे 400। अगर इसको मैं किलो वॉट आवर में कन्वर्ट करूँगा, इसको मैं किलो वॉट आवर में कन्वर्ट करूँगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0.4 kWh सीधा। और आपको पता है कि ये एक बल्ब के लिए है, और यहाँ पे बल्ब कितने जल रहे हैं, 5 बल्ब जल रहे हैं। तो 5 इंटू 0.4 kWh जो कि किसके इक्वल आ जाएगा, 2 kWh के। कितने, 2 kWh। और 2 kWh बोल दो या फिर क्या बोल दो, 2 यूनिट्स बोल दो, 2 यूनिट बोल दो। 1 यूनिट का कितना पैसा है भाई, 1 यूनिट का है पैसा आपका 4.64। कितना है, 1 यूनिट का पैसा आपको दिया हुआ कितना, 4.64। तो 1 यूनिट इज 4.60 तो यहाँ पे 2 यूनिट दी हुई है, तो 2 यूनिट कितनी होंगी, 2 यूनिट मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 9.20 रुपीज़। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। लेट्स मूव फर्दर। अब हम चलेंगे यहाँ पे हीट एनर्जी की तरफ। देखो एनर्जी इज सेम, तो हीट से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो भी सेम ही एनर्जी होगी। तो एनर्जी का मैंने आपको फॉर्मूला पहले ही बताया था कि एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है भाई वो होता है एनर्जी E इज इक्वल टू आई स्क्वायर R मतलब रेजिस्टेंस इंटू कितने टाइम के लिए वो पैदा की गई है। क्लियर। तो इस पे एक छोटा सा मैं आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगा। उससे पहले मैं समझाता हूँ हीट एनर्जी होती क्या है। जैसे बल्ब जल रहा है तो बल्ब से हीट तो पैदा होगी, तो वो जो हीट पैदा हुई है वो कितनी है, उसकी कितनी जूल में उसकी कितनी वैल्यू है।
और या फिर आप बोलो कि आपने गीज़र चलाया, या फिर आपने कोई भी एक ऐसी चीज़ चलाई, जैसे आपने जो आपका कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हो गया वो चलाया, तो वो गर्म हो जाता है एक टाइम पे जाके, तो कितनी जूल में हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ये हम इस फॉर्मूले से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो देखते हैं भाई इस पे न्यूमेरिकल कैसे आ सकता है और कैसे कैलकुलेट करना है। यस, इसमें बोला है कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस व्हेन, आपको यहाँ पे चार्ज दिया हुआ है, चार्ज कितना दिया हुआ है 96000, 96000, वो भी किस में, कूलाम में, चार्ज तो कूलाम में ही होता है। ओके ओके ओके, व्हाट नेक्स्ट, टाइम भी दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है आपको 3600 सेकेंड बोल सकता हूँ, है ना, 36, क्यों 36, क्योंकि 1 आवर दिया हुआ है और यहाँ पे हमें सेकंड में लेना है। उसके बाद आगे क्या दिया हुआ है आपको, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया हुआ है, मतलब किसकी वैल्यू, V की वैल्यू, V मतलब वोल्टेज की वैल्यू कितनी दी हुई है 50 वोल्टेज, ठीक है। और आपको निकालना है यहाँ पे कि कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, तो हीट एनर्जी का जो फॉर्मूला था वो क्या था, व्हाट वाज द हीट एनर्जी फॉर्मूला, I² R इंटू में टाइम, कितना टाइम कंज्यूम कर रहा है। समझ में आ गई बात, ओके। अब यहाँ पे आपको I तो निकाल लोगे आप, I कैसे निकालोगे, Q अपॉन में टाइम, उसके बाद में R निकालना, देखो I निकल गया किससे, इन दोनों से, R निकालना है, और R कैसे निकलेगा, V इज इक्वल टू I, R से आपका R निकल जाएगा, क्योंकि आपके पास V की वैल्यू है, I की वैल्यू आपने अभी अभी निकाल ही ली, क्लियर। तो यह इस तरीके से आप I और R से, I और V से R निकाल लोगे। उसके बाद टाइम भी आपके पास ऑलरेडी प्रेजेंट है इन द सेकेंड्स, सेकंड में टाइम है तो आप यहाँ पे टाइम की वैल्यू रख दोगे, क्लियर होगी, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। दिस इज़ योर होमवर्क, आपको खुद से करना है और नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आपका आंसर ठीक होगा तो मैं उस पर कमेंट करूँगा, लाइक करूँगा, और अगर गलत होगा तो मैं आपको एक नई वीडियो इसी न्यूमेरिकल्स के ऊपर बनाने वाला हूँ, जो कि मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसमें सिर्फ क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस होंगे, आपको जाके उसको देखना है। थैंक यू एवरीबॉडी। कोई भी डाउट है कोई भी इस चैप्टर में किसी भी टॉपिक में, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं आपका डाउट 100% सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।